अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपका सब्जेक्ट है जी बैंक ऑपरेशंस मैनेजमेंट और आपकी कोर्स बुक के मुताबिक ये यूनिट 3 आपके सामने डिस्प्लेड है और इसका टाइटल है कंज्यूमर बैंकिंग। कंज्यूमर बैंकिंग के इस यूनिट के अंदर 4 मेजर टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। नंबर 1 फैक्टर्स देखेंगे जो कंज्यूमर बैंकिंग पे अफेक्ट करते हैं। नंबर 2 अकाउंट ओपनिंग के रेगुलेशंस एंड डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर्स पढ़ेंगे। नंबर 3 प्रूडेंशियल रेगुलेशंस पढ़ेंगे फॉर लेंडिंग एंड नंबर 4 प्रॉब्लम लोन हैंडलिंग सिचुएशंस हम देखेंगे कि जो लोन वापस नहीं हो रहे हैं उनको कैसे हैंडल करना होता है। तो सबसे पहले जी अगर हम बात करें कंज्यूमर बैंकिंग, इसी का ही दूसरा नाम रिटेल बैंकिंग है। इसके अंदर वो कस्टमर या ग्रुप ऑफ कस्टमर आते हैं, नॉर्मली इंडिविजुअल्स। A consumer or customer vendor who purchases product or services for their personal use and not for further sale or trading, इसको हम कंज्यूमर बैंकिंग में क्लासिफाई करते हैं। और इसके अंदर जो प्रोडक्ट्स आती हैं इस डायग्राम के अंदर डिस्प्लेड हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड्स इसमें आते हैं, ऑटो लोन आते हैं, कंज्यूमर लोन डिफरेंट पर्पसेस के लिए हो सकते हैं, ट्रांसफर पेमेंट्स हो सकती हैं और पर्सनल डिपॉजिट्स भी स्कीम्स हो सकती हैं। तो कंज्यूमर बैंकिंग सेगमेंट जो होता है वो, या कंज्यूमर जो बैंकिंग सेगमेंट है, ये सबसे बड़ा सेगमेंट होता है किसी भी बैंक का और सबसे ज्यादा डिपॉजिट्स इसके थ्रू आ रहे होते हैं क्योंकि इंडिविजुअल्स के अपने अकाउंट होते हैं। इसमें फिर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, वो जमा कराते हैं। सैलरी अकाउंट्स हो सकते हैं, फैमिलीज इनकम रिसीव कर सकती हैं जैसे रेमिटेंसेस वगैरह, और पेंशनर्स के अकाउंट्स भी इसमें हो सकते हैं। बिजनेस ग्रोथ इन कंज्यूमर बैंकिंग। अब कंज्यूमर बैंकिंग में हमारी ग्रोथ कैसे होती है? हम नंबर 1 तो टारगेट करते हैं सैलरीड इंडिविजुअल्स को, क्योंकि उनकी एक रेगुलर सैलरी हमारे पास आ रही होती है। हम उन्हें डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफर कर सकते हैं जैसे हाउस लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह। फिर हम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को प्रेफर करते हैं जिनके पास ज्यादा पैसा होता है, 1 करोड़ 2 करोड़ या 10 करोड़ तक के अकाउंट्स उनको ऑफर करते हैं। अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम फॉरेन रेमिटेंसेस से जो हमें अमाउंट रिसीव हो रही होती है रेमिटेंसेस अकाउंट्स, उसके लिए ओपन करते हैं। फिर फ्रीलांसर्स होते हैं या और कुछ लोग होते हैं जो रेगुलर इनकम रिसीव कर रहे होते हैं, जो इंटरनेट के थ्रू काम करते हैं या और रेगुलर इनकम के उनके सोर्सेज होते हैं। तो इंडिविजुअल अकाउंट्स जो होते हैं इस तरह कस्टमर्स के, वो मेन सोर्स होते हैं बैंक की ग्रोथ का। अगर हम रेमिटेंस की बात करें तो रेमिटेंस बैंकिंग ऑपरेशंस के लिए बहुत जरूरी है। रेमिटेंस से मुराद वो पैसा जो बैरून मुल्क पाकिस्तान भेजते हैं थ्रू बैंकिंग चैनल्स। अब जो इस तरह अमाउंट रिसीव होती है वो कंज्यूमर के डिजिटल बैंक डिपॉजिट अकाउंट्स में डिपॉजिट की जाती है, और जो कस्टमर्स हैं वो डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए उसको यूज कर सकते हैं। जैसे ये एमसीबी बरक रफ्तार रेमिटेंस अकाउंट की फीचर्स यहाँ पे दी हुई हैं। तो फॉरेन इस तरह जो रेमिटेंस होती है ये गवर्नमेंट की भी हेल्प करती है। गवर्नमेंट के डॉलर पाउंड यूरो मिल जाते हैं, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम भी बनाई हुई है जिसे रोशन डिजिटल अकाउंट स्कीम कहते हैं। ये बैरून मुल्क पाकिस्तानी ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसमें अपनी अमाउंट पाकिस्तान में भेज सकते हैं। इस तरह इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर आईबीएन की भी फैसिलिटीज यहाँ पे होती हैं। अच्छा, सेकंड टॉपिक जो है हमारे इस यूनिट का वो है रेगुलेशंस फॉर नो योर कस्टमर्स एंड अकाउंट डॉक्यूमेंटेशन। ये बहुत जरूरी है। जब भी आप बैंक में किसी कस्टमर का अकाउंट ओपन करते हैं, सो यू नीड टू नो कि उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या है। और ऐसा ना हो कि कोई ऐसे लोग अकाउंट ओपन करा लें कि जो पर्सन जो है उसकी अपनी इनकम ना हो, उसके पीछे कोई और क्रिमिनल उससे कोई अमाउंट दे रहा हो या कुछ और इस तरह की चीजें हो। नो योर कस्टमर रेगुलेशंस बहुत जरूरी होती हैं अकाउंट ओपनिंग की स्टेज पे, और ताकि कोई इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। इसके हवाले से जो रेगुलेशंस हैं, नो योर कस्टमर का नाम उन्हें दिया जाता है। अब इसका मकसद ये होता है कि बैंक को रिस्पॉन्सिबल रखा जाए कि जितने भी कस्टमर्स उनके पास अकाउंट ओपन करा रहे हैं वो उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड जानते हैं और इलीगल ट्रांसफर या ऑफ मनी ना हो सके, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग की टॉपिक में हमने पढ़ा। तो इसके लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डिफरेंट रेगुलेशंस बनाए हुए हैं। उसके लिए इन रेगुलेशंस के तहत लाजमी है कि बैंक अपने कस्टमर्स की आइडेंटिटी वेरीफाई करे, उनका सोर्स ऑफ इनकम देखे क्या है, उनकी प्रोफाइल डेवलप करे। इस सारे प्रोसेस को नाम दिया जाता है कस्टमर ड्यू डिलीजेंस, सीडीडी के नाम से जाते हैं। और कस्टमर ड्यू डिलीजेंस के फॉर्म्स होते हैं जिनको फिल करके बैंक अपने आप को सेटिस्फाई करता है। फिर इसके हवाले से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, कम्बैटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म एंड काउंटरिंग प्रोफेशनल फाइनेंसिंग रेगुलेशंस भी आ गए हैं, और इसका भी प्रॉपर तरीकाकार वैरी कर दिया गया है। अकाउंट डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर्स की अगर मैं बात करूं, अकाउंट ओपन होते हुए जो प्रोसीजर्स बैंक अडॉप्ट करता है, एक तो वैलिड आईडी कार्ड या नाइकॉप या पासपोर्ट लेता है सपोज कोई अगर ओवरसीज हूँ। फिर इनकम के सर्टिफिकेट जैसे सैलरी सर्टिफिकेट, रेंटल एग्रीमेंट या प्रूफ ऑफ रेमिटेंस लेता है। फिर अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होते हैं जिसमें कस्टमर का सोशल या पॉलिटिकल बैकग्राउंड आप चेक कर सकते हैं, उसका एड्रेस ले सकते हैं, उसकी और अदर तफसीलात चेक कर सकते हैं, उसकी फैमिली मेंबर्स का या और अदर बैकग्राउंड आप चेक कर सकते हैं।
बाद दफ़ा अगर एक अकाउंट होल्डर डिफरेंट पर्सन हो और अमाउंट किसी और के थ्रू आ रही हो तो उस प्रोसीजर को भी वेरीफाई किया जा सकता है। फिर बैंक अपने सारी चीज़ों की वेरिफिकेशन करता है। सबसे बड़ा सोर्स डाटा का नादरा है। नादरा से सीएनआईसी और बाकी चीज़ें वेरीफाई की जाती हैं। कस्टमर की बायोमेट्रिक की जाती है। बायोमेट्रिक के ज़रिए इंश्योर किया जाता है कि जो बंदा जिसका अकाउंट है वही उसको ऑपरेट कर रहा है। टैक्स फाइलर स्टेटस चेक किया जाता है एफबीआर की वेबसाइट से ताकि वो बंदा पाकिस्तान के टैक्स सिस्टम में रजिस्टर्ड है। इसकी मज़ीद एग्जांपल्स भी आगे डिस्कस की गई हैं। और थर्ड पार्टीज एजेंसीज का रोल इसमें बहुत जरूरी है वेरिफिकेशन के लिए और सबसे बड़ी थर्ड पार्टी एजेंसी यहाँ पे नादरा ही है। नादरा के पास हम सबका रिकॉर्ड है सीएनआईसी बेस्ड उस रिकॉर्ड के थ्रू वेरिफिकेशन की जाती है। और अगर कोई बैंक ये काम ना करे तो बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1962 के तहत स्टेट बैंक उस बैंक पे डिफरेंट किस्म की पेनल्टीज इम्पोज कर सकता है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है प्रूडेंशियल रेगुलेशंस फॉर लैंडिंग। प्रूडेंशियल रेगुलेशंस जैसे हमने यूनिट 1 में पढ़ा, ये वो रेगुलेशंस हैं जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रेगुलेटर की कैपेसिटी में बनाए हैं और जिनका मकसद है बैंकिंग के बिजनेस और कंज्यूमर्स के डिफरेंट इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जाए। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रूडेंशियल रेगुलेशन ये है टू कीप द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लैंडिंग बिजनेस विद इन द अफोर्डेबल रिस्क लिमिट्स, कि ऐसा ना हो वो बहुत ज्यादा लैंडिंग कर दें और ऐसे लोगों को लोन दे दें जो कल को वापस ना कर सकें और फिर अल्टीमेटली लोन बैंक जो भी देगा लोगों की डिपॉजिट से देगा तो अल्टीमेटली उससे फिर लॉसेस ना हो और बैंक के फाइनेंशियल और बिजनेस कैपेबिलिटीज को लार्जर डिपॉजिट के इंटरेस्ट में इंश्योर किया जाए। तो रेगुलेटर का ये बहुत बड़ा काम होता है। अदरवाइज अगर बैंक्स इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो करें, जितने भी डिपॉजिट्स आए हैं बगैर लोगों की आइडेंटिटी और नेसेसरी वेरिफिकेशन चेक किए आगे लोन देते रहें तो कल को हो सकता है वो वापस ना हो जिससे लोगों का पैसे जाया होगा। तो कंज्यूमर फाइनेंसिंग के लिए प्रूडेंशियल रेगुलेशंस बने हुए हैं। ये स्टेट बैंक की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, जैसे क्रेडिट कार्ड है, ऑटो लोन्स, पर्सनल लोन्स। और यहाँ पे फिर उन रेगुलेशंस के अंदर बताया जाता है कि हर इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन या एक बंदे को कितना लोन मिल सकता है, टोटल बैंक कितने लोन दे सकता है या पर्सनल लोन दे सकता है, मिनिमम ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट क्या है लैंडिंग के लिए, उसके अलावा एथिकल स्टैंडर्ड्स कौन से अडॉप्ट करने हैं और उनको फिर अगर कोई लोन डिफॉल्ट कर जाता है तो स्टेट बैंक को उसका बताना भी है। इस तरह कंज्यूमर फाइनेंसिंग के हवाले से भी रेगुलेशंस हैं। लास्ट टॉपिक जो हमारी यूनिट का है वो हैंडलिंग प्रॉब्लम लोन सिचुएशन है। बाद दफा प्रॉब्लम लोन भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि जितने लोग बैंक से लोन लें वो सारे वापस कर दें, बाद दफा नहीं भी वापस होते। तो जो लोन वापस नहीं होते उन्हें हम कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग लोन्स। नॉन परफॉर्मिंग लोन्स वो वाले लोन्स होते हैं जो हमने लोगों को एक्सटेंड किए हों लेकिन वो टाइम पे वापस ना कर पाए। इस हवाले से भी प्रूडेंशियल रेगुलेशंस हमें गाइड करते हैं। और देखिए, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स जो होती हैं इनकी डिफरेंट वजूहात हो सकती है। सम टाइम बैंक की गलती हो सकती है, आपने प्रोसीजर्स अप्लाई नहीं किए, उस पर्सन की इनकम चेक नहीं की, एसेट चेक नहीं किए और आपने सही तरह ड्यू डिलिजेंस प्रोसीजर परफॉर्म नहीं किए और उसे लोन दे दिया। बाद दफा एक्सेसिव लोन बैंक डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ये भी वजह हो सकती है। सम टाइम बारवर की भी गलती हो सकती है कि उसने कमिटमेंट की लेकिन फिर वो पैसे वापस नहीं कर रहा। तो इस सूरत हाल में बैंक्स ने कौन से प्रोसीजर्स अडॉप्ट करने होते हैं? बैंक का फिर क्रेडिट डिपार्टमेंट होता है जो इस चीज के हवाले से को देख रहा होता है और फिर बैंक अपने इन नॉन परफॉर्मिंग लोन की क्लासिफिकेशन करता है। दो दो क्लासेस बनाई जाती हैं, एक को कहते हैं सब स्टैंडर्ड लोन और दूसरे को कहते हैं लॉस में डिफाइन किए जाते हैं। अगर कोई लोन 90 दिन या उस तक वापस जो उन्होंने होना होता है और ना हो और 3 महीने या 90 दिन गुजर जाएं, उस सूरत में उसे कहा जाता है सब स्टैंडर्ड लोन। और अगर कोई लोन 180 दिन भी हो जाए और अभी तक हमें वापस ना हुआ हो तो उस सूरत में उस लोन को हम लॉस कैटेगरीज में ले जाते हैं। और जैसे आपको पता है हम वो एक बैड डेट्स की एंट्रीज परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे पहले केस में हम एंट्रीज परफॉर्म करेंगे जिसे कहते हैं डाउटफुल डेट की, और दूसरी सूरत में हम बैड डेट्स की एंट्रीज परफॉर्म करेंगे। अच्छा, उसके बाद जब एक लोन वापस ना हो तो फिर रिकवरी ऑपरेशन शुरू होते हैं। सब स्टैंडर्ड लोन के अपने ऑपरेशन हैं, क्योंकि इसमें अभी 90 दिन ही गुजरे होते हैं तो आप कस्टमर्स को फोन कॉल कर सकते हैं, रिमाइंडर्स दे सकते हैं और या उससे नेगोशिएशन कर सकते हैं। स्टेट बैंक ने बनाया हुआ है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, उसकी डाटाबेस के अंदर पाकिस्तान में जितने भी लोग जिनका बैंकों के अंदर अकाउंट होता है उनका डाटा होता है, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। बल्कि अक्सर होता यह है कि बैंक अब लोन देते हुए क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो से उस बंदे की आइडेंटिटी देखते हैं और देखते हैं कि पहले इसने कितने लोन दिए हुए हैं और कितने लोन टाइम पे वापस कर चुका है। तो वहां पे क्रेडिट स्कोर हर बंदे का डिटरमिन होता है, उस क्रेडिट स्कोर की बेस पे बैंक लैंडिंग करते हैं। लेकिन फिर भी अगर लॉस कैटेगरीज ये डिफरेंट आ जाए, लोन वापस ना हो रहे हैं, तो आप निगोशिएशन कर सकते हैं। रिकवरी टीम्स होती हैं उनके जिम्मे आप लगा सकते हैं, फिर रिकवरी टीम अपना प्रोसीजर परफॉर्म करती है और उसमें फिर लीगल एक्शंस भी हो सकते हैं। तो ये आपका यूनिट था जी जिसके अंदर ये हमने सारे टॉपिक्स कवर किए। इसके लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए, इनको पढ़ें, थॉरली रीडिंग करें इस यूनिट की। जितनी ज्यादा आप रीडिंग करेंगे अच्छी तरह उतना आपको ये सब्जेक्ट ग्रिप होगा।
मजीद नेक्स्ट यूनिट्स की भी वीडियो लेक्चर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये सारी चीज़ें आपको टाइमली मिलती रहें। रीडिंग इसकी लाजमी करें क्योंकि ये